उस रात सेंट्रल जेल की दीवारें कुछ ज्यादा ही खामोश थीं। ना किसी कैदी की चीख, न लोहे की सलाखों की चरमराहट, बस एक अजीब सा ठहराव। जेल के मुख्य गेट से भीतर दाखिल हुआ एक आदमी, जिसके कंधों पर सितारे थे, मगर आंखों में आज पहली बार डर नहीं, झुकाव था। आईपीएस शौर्य ने जेल परिसर में कदम रखते ही अपने बैजेस को देखा, फिर धीरे से उंगलियों से उसे अलग किया। एक एक कर उसने वो सब उतारना शुरू किया जिसके सहारे लोग उसे सलाम करते थे। वर्दी उतरते ही जैसे सत्ता की आवाज भी उतर गई। पीछे खड़ा पुराना वार्डन हक्का बक्का रह गया। उसने जिंदगी में बहुत से अपराधी देखे थे, मगर किसी अफसर को अपने रुतबे से ऐसे उतरते नहीं। कांपती आवाज में बस इतना ही पूछ पाया, साहब, अंदर जाने से पहले आप खुद को इतना अकेला क्यों कर रहे हैं? शौर्य ने पलटकर नहीं देखा, बस इतना कहा, क्योंकि कुछ लड़ाइयां वर्दी पहनकर नहीं, इंसान बनकर लड़ी जाती हैं। और फिर वो उस नौजवान कैदी की तरफ बढ़ गया, जिसके सामने पूरे सिस्टम की ताकत भी बौनी पड़ने वाली थी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत आपको जितनी हैरान करती है, इसकी सच्चाई उतनी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक अफसर और एक कैदी की नहीं, बल्कि एक ऐसी कुर्बानी की दास्तान है जिसे इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। सेंट्रल जेल के हाई सिक्योरिटी बैरक नंबर 4 के सामने हर गुरुवार को वक्त जैसे थम सा जाता था। जब पूरे इलाके का आईपीएस एसपी पूरे ठाठ के साथ निरीक्षण पर निकलता, तो बाकी बैरकों के कैदी उसके रौब से सहम जाते। मगर जैसे ही वो बैरक नंबर 4 के पास पहुंचता, उसके कदम भारी हो जाते। वो अपने गनमैनों को पीछे हटने का इशारा करता और फिर वही काम करता जो नए स्टाफ की समझ से बाहर था। वो अपनी टोपी उतारता, बेल्ट खोलता और रुतबे वाली वर्दी उतारकर सफेद सादी कमीज पहन लेता, जिसे ड्राइवर खामोशी से थमा देता है। बाहर की दुनिया में कानून की पहचान रहा अफसर इस कोठरी के अंदर एक आम इंसान बनकर दाखिल होता और घंटों एक नौजवान कैदी के साथ जमीन पर बैठकर बातें करता रहता। कोई नहीं जानता था ये रिश्ता क्या है, मगर इस राज की जड़ें बरसों पहले एक दूर दराज के पिछड़े गांव की मिट्टी में दबी थीं, जहां शौर्य एक गरीब इंसान का इकलौता बेटा था। पिता की सारी दुनिया उसी बेटे में सिमटी थी और उनकी आंखों में बस एक ही सपना था कि बेटा पढ़ लिखकर बड़ा सरकारी अफसर बने, ताकि गांव के जालिम चौधरियों और गरीबी के अंधेरे से छुटकारा मिल सके। शौर्य बचपन से ही बहुत होशियार और साहसी था, मगर क्लास में उसका मुकाबला हमेशा एक ऐसे लड़के से रहता जो दौलत में डूबा हुआ था। उसका नाम था अभिषेक और वो इलाके के सबसे बड़े जमींदार का बेटा था। लेकिन कुदरत का खेल देखिए कि अभिषेक में रत्ती भर घमंड नहीं था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें दो शरीर एक जान कहते थे। शौर्य के पिता उसे अक्सर समझाते कि बेटा, अमीरों की दोस्ती कागज की नाव जैसी होती है, कभी भी डूब सकती है, अपनी हैसियत मत भूलना। मगर अभिषेक ने कभी शौर्य को यह एहसास नहीं होने दिया कि उनके बीच कोई फर्क है। वो अपनी महंगी गाड़ी छोड़कर शौर्य के साथ पैदल चलने में गर्व महसूस करता था। फिर वो दिन आया जब दोनों ने इंटर में पूरे जिले में टॉप किया और उनके सपनों को नए पंख मिल गए। शौर्य का बड़े कॉलेज में दाखिला हुआ और दोनों एक ही हॉस्टल के कमरे में रहने लगे। यहीं से जिंदगी का नया मोड़ शुरू हुआ, जहां अभिषेक के पास हर सुविधा थी, महंगी गाड़ी थी, जेब में भरपूर पैसे थे, जबकि शौर्य अपनी स्कॉलरशिप के थोड़े से पैसों में महीना काटता था। अभिषेक की महानता ये थी कि वो शौर्य के आत्मसम्मान का इतना ख्याल रखता कि कभी सीधे पैसे नहीं देता, बल्कि कोई न कोई बहाना बना देता ताकि शौर्य की इज्जत आहत ना हो। कभी कहता, यार, माँ ने घर से बहुत खाना भेज दिया है, अकेले नहीं खा पाऊंगा, मेरी मदद कर दे। तो कभी कहता, देखो, गलती से 2 शर्ट खरीद ली हैं, अब वापस कौन करेगा, तुम ही रख लो। शौर्य सब समझता था, लेकिन अभिषेक के निश्चल प्यार के आगे चुप रहता। दोनों की आंखों में एक ही सपना था कि वो सिविल सर्विसेज की परीक्षा देंगे और पुलिस सेवा में जाकर देश की तस्वीर बदल देंगे। अभिषेक अक्सर शौर्य के कंधे पर हाथ रखकर कहता, शौर्य, तुम बहुत बहादुर हो,
देश को तुम जैसे अफसर की जरूरत है। और जब शौर्य हंसकर कहता कि अफसर बनने के लिए बड़ी सिफारिश चाहिए जो मेरे पास नहीं, तो अभिषेक तड़प कर जवाब देता, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी सिफारिश है। तुम बस पढ़ाई करो, तुम्हारे सपनों की रक्षा मैं करूंगा। दोस्तों, ये वो वादे थे जो हॉस्टल के उस छोटे से कमरे में किए गए थे, जहां दो दोस्त एक दूसरे के लिए जीते थे। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि किस्मत ने उनके लिए ऐसा इम्तिहान लिख रखा है जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा और उनकी दोस्ती को आग के दरिया से गुजरना पड़ेगा। कॉलेज के दिन बीतते गए और दोस्ती और गहरी होती गई, मगर कौन जानता था कि यही दोस्ती एक दिन सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे सिसकियां लेगी और एक दोस्त दूसरे दोस्त का कैदी बन जाएगा। ये पहली किस्त का वो मंजर है जो हमें उस पिछड़े गांव से शहर की चमक तक ले आया है, जहां तूफान से पहले की अजीब सी खामोशी छाई है। शौर्य, तुमने ये क्या कर दिया? अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हारी वर्दी का सपना एक गोली ने हमेशा के लिए मिटा दिया। ये वो खौफनाक शब्द थे जो यूनिवर्सिटी की कैंटीन के घुटन भरे माहौल में गूंजे। जहां कुछ पल पहले तक हंसी थी, वहां अब सिर्फ बारूद की गंध और डर की खामोशी थी। दोस्तों, जब किस्मत इंसान की परीक्षा लेने पर आती है तो वो बने बनाए सपनों को पल भर में मिट्टी में मिला देती है। यूनिवर्सिटी का वो आखिरी साल चल रहा था जब शौर्य और अभिषेक अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब थे, लेकिन तभी जिंदगी ने ऐसा मोड़ ले लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन दिनों यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन के चुनाव का माहौल गरमाया हुआ था। हर तरफ नारे, गुटबाजी और दबाव का खेल चल रहा था। अभिषेक हमेशा ऐसी चीजों से दूर रहता था। वो शौर्य को भी समझाता रहता था कि यार, हमारा मकसद पढ़ाई है, हमें इन राजनीति वाले झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन शौर्य की रगों में जोश और साहस भरा हुआ था। वो गलत होते देख चुप नहीं रह सकता था। एक दोपहर जब कैंटीन में धूप सिर पर चढ़कर आग बरसा रही थी, कुछ राजनीतिक नेताओं के गुंडों ने एक जूनियर स्टूडेंट को घेर लिया। उसे भद्दी गालियां दी जा रही थी, धक्का मुक्की हो रही थी और सब लोग डर के मारे तमाशा देख रहे थे, क्योंकि उन लड़कों के पीछे बड़े नेताओं का हाथ था। लेकिन शौर्य से ये सब देखा नहीं गया। वह आगे बढ़ा और बीच बचाव करने लगा। तभी उन गुंडों ने शौर्य से उलझना शुरू कर दिया। बात हाथापाई तक पहुंच गई और गुस्से में एक लड़के ने पिस्तौल निकाल ली। शौर्य ने अपनी जान बचाने के लिए उसका हाथ झटका तो गोली चल गई और सीधे कैंटीन मालिक के पैर में जा लगी। वह आदमी लहू लुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। पल भर में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे और थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई पहुंच गईं। दोस्तों, ये सिर्फ एक गोली नहीं थी, ये शौर्य के सालों के सपनों पर पड़ा हुआ काला धब्बा था। मामला देखते ही देखते बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया, क्योंकि उस नेता ने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया था। पुलिस पर दबाव डाला गया कि शौर्य को सबक सिखाया जाए। एफआईआर दर्ज कर ली गई और गवाहों ने बयान दे दिया कि झगड़ा शौर्य ने शुरू किया था। शौर्य अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी जिंदगी बिखरते हुए देख रहा था। अगर उस पर केस चल जाता तो वो कभी यूपीएससी की परीक्षा नहीं दे पाता। उसके पिता के सपने, उसकी मेहनत, सब कुछ खत्म हो जाता। वो थाने के बाहर टूटे मन से बेंच पर बैठा था कि तभी उसके पिता गांव से दौड़ते हुए पहुंचे। वो दृश्य बहुत दर्दनाक था, जब एक बूढ़ा पिता अपने जवान बेटे के सामने हाथ जोड़कर रोने लगा और बोला, बेटा, मैंने तुझे मना किया था कि बड़े लोगों के झगड़ों में मत पड़ना। अब हमारा क्या होगा? सब कुछ खत्म हो गया। शौर्य की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे और उसके मन में बस यही सवाल था कि क्या सच बोलने और सही के साथ खड़े होने की यही सजा होती है। तभी वहां अभिषेक की गाड़ी आकर रुकी। अभिषेक तेजी से उतरा और शौर्य की तरफ देखे बिना सीधे इंस्पेक्टर के कमरे में चला गया। शौर्य को लगा शायद उसका दोस्त अपनी हैसियत और पहचान का इस्तेमाल करके उसे बचाने आया है। दिल में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जगी। लेकिन करीब आधे घंटे बाद जब अभिषेक बाहर निकला तो उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। उसने शौर्य की तरफ देखा तक नहीं, एक पल भी रुका नहीं और सीधा गाड़ी में बैठकर चला गया। शौर्य वहीं बैठा रह गया, जैसे किसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया हो। उसके पिता ने भी उसे ऐसी नजरों से देखा मानो कह रहे हो, देख ली अमीर दोस्त की दोस्ती,
थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर बाहर आया और हैरानी से बोला, तुम जा सकते हो, तुम्हारे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। शौर्य खुशी और हैरानी से भर गया। उसे लगा जरूर अभिषेक ने अंदर कुछ ऐसा किया होगा जिससे मामला खत्म हो गया। वह अपने पिता को लेकर घर लौट आया और कई दिनों तक अभिषेक से संपर्क करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका फोन लगातार बंद आता रहा। जब वो उसकी हवेली पहुंचा तो नौकरों ने बेरुखी से बताया कि छोटे साहब विदेश चले गए हैं। ये सुनते ही शौर्य के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो दोस्त साय की तरह साथ रहता था वो इतनी बड़ी मुसीबत में बिना कुछ कहे कैसे चला गया। क्या अभिषेक को उसके करियर की परवाह नहीं थी या उनकी दोस्ती सिर्फ कॉलेज तक ही थी? शौर्य के दिल में पहली बार अभिषेक के लिए कड़वाहट भर गई। उसे लगा कि अभिषेक ने उसे तो बचा लिया, लेकिन अब किसी आरोपी से रिश्ता नहीं रखना चाहता, या शायद वो डर गया कि उसके नाम से उसकी बदनामी हो जाएगी। दोस्तों, जब गलतफहमियां दिल में घर कर लेती हैं तो वो सबसे गहरी दोस्ती को भी अंदर से खोखला कर देती है। शौर्य ने अपने आंसू पोंछे और तय कर लिया कि अब वो किसी के सहारे के बिना अपनी मंजिल हासिल करेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अभिषेक का यूं चुपचाप चले जाना ना तो स्वार्थ था और ना ही बेवफाई। सच्चाई के पीछे एक ऐसा दर्दनाक सच छुपा था जिसे जानकर शायद शौर्य की रूह भी कांप जाती। फिलहाल वो सिर्फ एक कड़वी याद के साथ अकेला रह गया था। अभिषेक का वो पत्थर सा चेहरा उसके सपनों में बार बार आकर उसे डराता था और वो सोचने लगा था कि क्या इस दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं होता। यही वो मोड़ था जहां एक गरीब किसान के बेटे ने अपनी किस्मत खुद लिखने की ठान ली, बिना ये जाने कि उसका दोस्त अपनी जवानी की सबसे बड़ी कुर्बानी देकर उसके सिर पर एक भारी कर्ज छोड़ चुका है। यही वो किस्त थी जहां दो दोस्तों की राहें देखने में अलग हो गईं। एक कामयाबी की ओर बढ़ने लगा और दूसरा अंधेरे में गुम हो गया। लेकिन याद रखिए, सच चाहे जितना दबा दिया जाए एक दिन सामने जरूर आता है। शौर्य बेटा, उस भगोड़े और धोखेबाज का नाम अपनी जुबान पर मत लाया करो। उसने सिर्फ तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ा, बल्कि दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते को भी बदनाम कर दिया है। वो तो अपनी दौलत के नशे में चूर था, इसीलिए भाग गया। अच्छा हुआ जो वो तुम्हारी जिंदगी से निकल गया, वरना उसका साया तुम्हारे उजले भविष्य को भी अंधेरा कर देता। ये कड़वे शब्द थे जो शौर्य के कानों में हथौड़े की तरह गूंजे थे उस वक्त जब वो कामयाबी की ऊंचाइयों को छू रहा था। दोस्तों, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वो चुपचाप गुजर जाता है और पीछे छोड़ जाता है यादों के निशान और दिल के जख्म। पूरे 5 साल बीत चुके थे। इन 5 सालों में शौर्य ने अपनी जिंदगी को नई दिशा दे दी थी। उसने अपने पिता के हर ताने को अपनी ताकत बनाया और दिन रात मेहनत करके यूपीएससी की परीक्षा में पूरे देश में अच्छी रैंक हासिल की। वो दिन उसके पिता के लिए गर्व का दिन था जब शौर्य ने पुलिस की वर्दी पहनी और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। लेकिन उस खुशी के बीच भी शौर्य की आंखें किसी को ढूंढ रही थीं। वो अभिषेक को ढूंढ रहा था, वही अभिषेक जिसने कभी कहा था कि तुम्हारी सफलता मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। मगर अब वही अभिषेक शौर्य की नजर में एक ऐसा भगोड़ा था जिसने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दिया था। शौर्य की ट्रेनिंग पूरी हुई, वो पहले एसपी बना और फिर अपनी ईमानदारी और सख्ती की वजह से तरक्की करता चला गया। अपराधियों के लिए उसका नाम डर बन चुका था। ऐसा अफसर जिसकी नजर में किसी के लिए नरमी नहीं थी। उसने अपने पिता को तीर्थ यात्रा करवाई, उनका हर सपना पूरा किया, उनके लिए एक बड़ा सा घर बनवाया, मगर उसके अपने दिल का घर सूना ही रहा। वो कई बार रात की तन्हाई में अपनी वर्दी के सितारों को देखता और उसे अभिषेक के वो शब्द याद आते, शौर्य, तुम एक दिन बहुत बड़े पुलिस अफसर बनोगे। और फिर उसके अंदर गुस्से की आग जल उठती कि क्या अभिषेक ने उसे बचाया सिर्फ इसलिए था कि वो खुद ऐश करने विदेश चला जाए? क्या उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके जाने के बाद शौर्य पर क्या बीती होगी? ये नफरत वक्त के साथ एक गहरी खाई बन चुकी थी। शौर्य अब एक ऐसा आईपीएस बन चुका था जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े अपराधियों के पसीने छूट जाते थे। तभी किस्मत ने फिर खेल खेला और उसे उसी शहर में पोस्टिंग मिल गई जहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा हुआ था। वही शहर जहां उसकी और अभिषेक की यूनिवर्सिटी थी। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें पुलिस लाइन के पेड़ों से छनकर शौर्य के ऑफिस की मेज पर पड़ी, उसे सेंट्रल जेल के निरीक्षण का आदेश मिला।
ये एक सामान्य दौरा था जिसमें कैदियों की हालत और सुरक्षा व्यवस्था देखी जानी थी। शौर्य पूरे प्रोटोकॉल, चमचमाती गाड़ियों और सायरन के काफिले के साथ जेल पहुंचा। जेल अधीक्षक और स्टाफ गेट पर खड़े थे। सलामी दी गई और फिर वो भारी गेट खुले जिनके पीछे हजारों जिंदगियां सिसक रही थीं। शौर्य गंभीरता से बैरकों का निरीक्षण कर रहा था, कैदियों की शिकायतें सुन रहा था कि तभी अधीक्षक ने रुक कर एक ऐसी बात कही जिसने माहौल बदल दिया। सर, यहाँ एक कैदी है जो बहुत अलग है। पिछले 5 साल से यही है, लेकिन कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। वो दूसरे कैदियों को पढ़ाता है, उन्हें सही गलत समझाता है और उनके झगड़े भी सुलझा देता है। सब उसे उस्ताद जी कहते हैं क्योंकि उसका बर्ताव किसी अपराधी जैसा नहीं बल्कि किसी साधु के जैसा है। शौर्य के दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा जागी। उसने सोचा, अपराध की इस दुनिया में आखिर कौन है जो रोशनी बांट रहा है। उसने शांत आवाज में कहा, उस कैदी की फाइल लाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन सा जुर्म है जिसकी सजा में ऐसा इंसान सड़ रहा है। अधीक्षक तुरंत अपने ऑफिस गया और थोड़ी देर बाद एक पुरानी पीली पड़ चुकी फाइल लेकर आया। शौर्य कुर्सी पर बैठा और फाइल हाथ में लेते ही उसका दिल अजीब तरह से धड़कने लगा, जैसे अंदर कोई तूफान आने वाला हो। उसने कांपते हाथों से फाइल का पहला पन्ना पलटा और वहां लिखा नाम देखकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अभिषेक चौधरी। शौर्य के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी सांस गले में अटक गई। उसने जल्दी से आरोप पढ़े। हत्या की कोशिश, वही धाराएं और वही तारीख जिस दिन यूनिवर्सिटी की कैंटीन में गोली चली थी। शौर्य का सिर चकराने लगा। पिछले 5 सालों से जो सच उसे सच लगता रहा वो एक पल में टूट गया। उसे याद आया वो दिन जब अभिषेक थाने के अंदर गया था और चुपचाप बाहर आकर चला गया था। उसे वो बातें याद आईं कि अभिषेक देश छोड़कर भाग गया है। उसे अपने पिता के ताने याद आए और फिर अचानक से पूरी सच्चाई उसके सामने आ गई। अभिषेक कहीं भागा नहीं था, ना ही वो ऐश कर रहा था। वो तो पिछले 5 सालों से उसी जेल की एक कोठरी में शौर्य की जगह सजा काट रहा था। गोली चलने का इल्जाम उसने अपने सिर ले लिया था। उसने अपराध कबूल कर लिया था ताकि उसका गरीब दोस्त बेदाग रह सके और यूपीएससी की परीक्षा दे सके। अभिषेक ने अपनी जवानी, अपना भविष्य और अपनी आजादी उस वर्दी के नाम कर दी थी जिसे आज शौर्य गर्व से पहन रहा था। शौर्य की आंखों से आंसू गिरकर फाइल पर टपक पड़े। उसकी वर्दी के सितारे उसे आग के अंगारे लगने लगे। उसका ओहदा और रुतबा उसे एक बहुत बड़ा धोखा महसूस हुआ। उसका मन किया कि वो जोर से रोए, अधीक्षक से पूछे कि तुमने उसे 5 साल यहाँ कैसे सड़ने दिया, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसका जमीर उसे झकझोर रहा था। शौर्य, जिसे तू बेवफा समझता रहा, उसने तो तेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। दोस्तों, ये वो पल था जब एक ताकतवर आईपीएस ऑफिसर अपनी ही नजरों में इतना छोटा हो गया कि उसे अपनी टूटी हुई अहमियत की आवाज सुनाई देने लगी। वो फाइल कोई कागज नहीं थी, वो अभिषेक की दोस्ती और बलिदान की मोहर थी जो शौर्य के सीने पर भारी पत्थर बनकर रख दी गई थी। शौर्य ने गहरी सांस ली, लड़खड़ाते कदमों से कुर्सी से उठा। उसकी आंखों में अब अफसर का रौब नहीं बल्कि एक गुनहगार की शर्म थी। उसने अधीक्षक की तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, मुझे बैरक नंबर 4 ले चलो। मुझे अपने उस उस्ताद से मिलना है। वो चल तो पड़ा था, लेकिन उसे लग रहा था कि ये रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। हर कदम उसे उस सच्चाई के और करीब ले जा रहा था जिसका सामना करने की हिम्मत उसमें अब तक नहीं बची थी। उसे वो 5 साल याद आ रहे थे जो उसने नफरत और गलत फहमियों में गुजारे थे, और वो भी 5 साल जो अभिषेक ने उसके लिए जेल की तन्हाई में काटे थे। यही वो मोड़ था जहां सच्चाई ने अपना नकाब उतार दिया था और अब शौर्य का सामना उस इंसान से होने वाला था जिसने दोस्ती की ऐसी मिसाल कायम की थी जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। शौर्य के दिल में तूफान मचा हुआ था। उसे लग रहा था ये सितारे, ये वर्दी, ये तमगे कभी उसके थे ही नहीं। ये तो अभिषेक की जवानी का कफन थे जो वो पिछले 5 साल से अपने जिस्म पर ढो रहा था। वो खुद को कोस रहा था कि जिस दोस्त की कुर्बानी की बदौलत वो आज इस कुर्सी पर बैठा है, उसी को वो बेवफा और भगौड़ा समझता रहा, उसकी बुराई करता रहा,
उसका दिल चीख चीख कर सवाल कर रहा था कि उसकी जमीन क्यों नहीं फट गई, उसका जमीर पहले क्यों नहीं जागा। ये वो दर्द था जो शौर्य के दिल से लावे की तरह बाहर आ रहा था जब वो जेल की उन सख्त और खामोश गलियारों से गुजर रहा था, जहां हवा भी जैसे किसी पाप के डर से धीरे धीरे चलती थी। दोस्तों, जब जमीर जागता है तो इंसान के अंदर ऐसा तूफान उठता है कि दुनिया की हर ताकत, हर रुतबा और हर ओहदा मिट्टी की दीवार जैसा लगने लगता है। शौर्य के हर कदम के साथ उसके सीने पर लगे तमगे उसे किसी खंजर की तरह चुभ रहे थे। उसे हर पल यही महसूस हो रहा था कि उसकी चमकती हुई अफसरी असल में अभिषेक के सपनों और लहू से बनी है। उसे वो दिन साफ याद आ रहा था जब वो थाने के बाहर एक हारे हुए इंसान की तरह बैठा था और अभिषेक अंदर जाकर अपनी पूरी जिंदगी का सौदा कराया था। अभिषेक जानता था कि अगर शौर्य पर हत्या की कोशिश का केस लग गया तो एक गरीब किसान की पीढ़ियों की मेहनत एक झटके में खत्म हो जाएगी। उसके बूढ़े पिता ये सदमा सह नहीं पाएंगे। इसलिए उस महान दोस्त ने अपने पिता की दौलत, रुतबा और अपने उजले भविष्य को एक तरफ रखकर पुलिस अफसर के सामने वो झूठा बयान दे दिया जिसने शौर्य को आजाद कर दिया, लेकिन खुद उसे हमेशा के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया। अभिषेक ने कहा था कि गोली उसी ने चलाई थी और झगड़ा उसी ने शुरू किया था। उसने ये इसलिए कहा क्योंकि उसे भरोसा था कि उसके पिता का नाम उसे बचा लेगा, लेकिन उसने अपने पिता को कसम दिलाकर चुप करा दिया ताकि दोबारा जांच ना हो और शौर्य पर आंच ना आए। शौर्य का दम घुट रहा था। सुपरिटेंडेंट और पीछे चल रहे बूटों की आवाज उसे अपने जमीर का मातम लग रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो जेल की गलियों में नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के कब्रिस्तान में चल रहा हो। जैसे ही वो बैरक नंबर 4 के गेट के पास पहुंचा, उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। दीवारों पर नमी थी और वहां तन्हाई का राज था। उसने कांपते हाथों से सलाखों को छुआ तो वो बर्फ से भी ज्यादा ठंडी लगी। उसने पीछे मुड़कर अपने स्टाफ की तरफ देखा जो हैरान था कि उनका निडर अफसर आज इतना टूटा हुआ क्यों लग रहा है। शौर्य ने भारी और कांपती आवाज में कहा, यहीं रुक जाओ, कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा, मुझे अकेला छोड़ दो। और सुपरिटेंडेंट साहब, मेरे लिए एक सादी सफेद कमीज मंगवा दीजिए। सुपरिटेंडेंट घबरा गया और बोला, सर आप ये क्या कह रहे हैं, आप इतने बड़े अफसर हैं। शौर्य ने अपनी टोपी उतारी और सिपाही के हाथ में थमाते हुए कहा, अफसरी ओहदे में होती है, इंसानियत में नहीं। आज मैं एक ऐसे इंसान के सामने जा रहा हूं जिसने मुझे यहां तक पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया है। मैं उसके सामने वर्दी पहनकर नहीं जा सकता हूं। उसने कांपते हाथों से वर्दी के बटन खोले, जैसे हर बटन के साथ उसके गुनाहों की जंजीर टूट रही हो। उसने बेल्ट खोली और फिर वो वर्दी उतार दी जिसके सितारे उसे 5 साल से बोझ और धोखा लग रहे थे। सिपाही ने उसे सादी सफेद कमीज दी जिसे उसने पहन लिया। शौर्य चाहता था कि वो अभिषेक के सामने ऑफिसर बनकर नहीं बल्कि वही पुराना दोस्त बनकर जाए जो कभी गांव की धूल भरी गलियों में उसका हाथ पकड़कर चलता था। जैसे ही वो बैरक के अंदर गया, वहां अजीब सी शांति और सुकून था। सामने जमीन पर एक आदमी बैठा था जिसकी दाढ़ी में सफेदी आ चुकी थी और आंखों के नीचे गहरे घेरे थे जो उसकी जागी हुई रातों की कहानी कह रहे थे, लेकिन आंखों में वही पुरानी सच्चाई और शांति थी। अभिषेक एक दूसरे कैदी को सामने बैठाकर किसी पुरानी किताब से उसे जीवन का रास्ता समझा रहा था, सही और गलत का फर्क बता रहा था। शौर्य के कदमों की आहट सुनकर अभिषेक ने धीरे से सिर उठाया। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, सब कुछ थम सा गया। वक्त रुक गया और यादों का सैलाब दोनों के बीच आ गया। शौर्य अपने आंसू रोक नहीं पाया और वहीं अभिषेक के पैरों में गिर पड़ा। वो उसके पैर पकड़कर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा और बार बार बस यही कह रहा था, अभिषेक मुझे माफ कर दे, भगवान के लिए मुझे माफ कर दे। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था। मैं अंधा था कि जिसने मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी उसे मैं गद्दार समझता रहा। मैं तुम्हें 5 साल तक कोसता रहा और तुम यहाँ इस नरक में सड़ते रहे। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे भाई? तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे इस गुनाह के बोझ तले क्यों दबाए रखा? अभिषेक के चेहरे पर वही उदास लेकिन दिल छू लेने वाली मुस्कान आ गई
जो कॉलेज के दिनों में सबका दिल जीत लिया करती थी। उसने अपने मैले और खुरदरे हाथों से शौर्य के आंसू पोंछे और उसे जबरदस्ती उठाकर अपने सीने से लगा लिया। अभिषेक की आवाज में वो ठहराव था जो बरसों सिर्फ तन्हाई और सब्र के बाद आता है। उसने कहा, पागल हो गया है क्या शौर्य? रोना बंद कर। तू एक पुलिस अफसर है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? और जहां तक सच बताने की बात है, अगर मैं तुझे सब बता देता तो क्या तू मुझे जेल जाने देता? तू कभी नहीं मानता, तू बहुत जिद्दी है। तू खुद अपना जुर्म कबूल कर लेता और फिर आज इस देश को वो ईमानदार और बहादुर अफसर कैसे मिलता जिसकी आज हजारों गरीबों को जरूरत है। मेरे पास तो बाप दादा की दौलत थी, सैकड़ों एकड़ जमीन। मेरा जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं यहाँ भी जी रहा हूँ, यहाँ भी इंसान ही रहते हैं। मगर तेरे पास तो सिर्फ एक सपना था जो तेरे पूरे परिवार की उम्मीद था, और मैं अपने दोस्त का सपना अपनी आंखों के सामने मरता हुआ कैसे देख सकता था? शौर्य, तेरी कामयाबी ही असल में मेरी आजादी थी। शौर्य तड़पकर अभिषेक के कंधे पर सिर रख देता है और भारी आवाज में कहता है, लेकिन अभिषेक, तेरी जवानी, तेरे वो 5 साल जो तूने अंधेरी कोठरी में काटे, तेरे वो सपने जो मिट्टी में मिल गए, और तेरे पिता जो आज भी तेरी राह देखते देखते बूढ़े हो गए, उनका जवाब कौन देगा? अभिषेक जेल की छोटी सी खिड़की से दिख रहे आसमान के टुकड़े की ओर देखता है, लंबी सांस लेता है और कहता है, शौर्य, अगर मेरी जिंदगी के कुछ सालों की खामोशी किसी गरीब के घर में उजाला भर दे तो ये सौदा महंगा नहीं है। मैंने तो बस अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है जो हमने स्कूल की उस टूटी हुई बेंच पर बैठकर तय किया था। तूने वर्दी पहनकर मेरा सपना पूरा कर दिया। मेरे लिए यही बहुत है। उस पल शौर्य को महसूस हुआ कि अभिषेक का कद, उसकी महंगी वर्दी, उसके बड़े ओहदे और उसकी पूरी दुनिया से कहीं ऊंचा है। उसके अंदर एक ऐसी आग जल उठी जिसने उसकी सारी थकान और डर को जलाकर राख कर दिया था। उसने अभिषेक का हाथ कसकर पकड़ा, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अभिषेक, मैं अब तुझे यहाँ एक पल भी और नहीं रहने दूंगा। ये मेरा तुझसे वादा है। मैं दोबारा जांच कराऊंगा। मैं उन सियासी गुंडों को उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मैं अदालत में खड़े होकर साफ साफ कहूंगा कि गुनहगार मैं हूं, तू नहीं। मैं इस सड़े हुए सिस्टम से लड़ूंगा, चाहे मुझे अपनी वर्दी उतारनी पड़े, चाहे मुझे खुद इस बैरक में आना पड़े, लेकिन मैं तुझे सच की इज्जत दिलाकर यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगा। अभिषेक मुस्कुराया। शौर्य के सिर पर प्यार से हाथ रखा और बोला, शौर्य, इतना भावुक मत हो। सच अपना रास्ता खुद बना लेता है। अगर भगवान ने चाहा तो मैं बाहर आ ही जाऊंगा। तू बस अपना काम ईमानदारी से करता रहे। दोस्त, वो मंजर कितना भारी और दिल हिला देने वाला था जब एक सूबे का इतना बड़ा अधिकारी जेल के गंदे फर्श पर बैठकर एक कैदी के मैले हाथ चूम रहा था और अपने आंसुओं से उन जख्मों को धोने की कोशिश कर रहा था जो उसने कभी ना समझी में अपने दोस्त को दिए थे। बाहर खड़ा पूरा स्टाफ ये देखकर सन्न रह गया कि आज कानून की सख्ती कैसे इंसानियत के सामने झुक गई है। ये वही पल था जहां शौर्य को अपनी जिंदगी का असली मकसद मिल गया था और अभिषेक की बेआवाज वफादारी ने उसे सिखा दिया था कि दुनिया में सबसे बड़ा ओहदा इंसान होना है। शौर्य के अंदर अब एक नया जज्बा जन्म ले चुका था। वो अब सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं रहा था, बल्कि अपने दोस्त का वो सिपाही बन चुका था जिसे हर हाल में सच की जीत तय करनी थी। अभिषेक की वो मुस्कान शौर्य के दिल में एक मशाल बनकर जल रही थी जो उसे अब कभी अंधेरे में भटकने नहीं देगी। यही वो मोड़ था जहां से इंसाफ की एक नई और खतरनाक लड़ाई शुरू होने वाली थी, जिसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए अपनी पूरी ताकत दांव पर लगाने वाला था। शौर्य, क्या तुम होश में हो? एक कैदी के लिए तुम अपनी 5 साल की मेहनत, अपना रुतबा और ये वर्दी सब दांव पर लगा रहे हो। जानते हो बड़े नेताओं का हाथ कितना लंबा होता है, वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये धमकी भरे शब्द सूबे के एक ताकतवर मंत्री ने शौर्य के मुंह पर मारे थे जब उसने अभिषेक का केस दोबारा खोलने की फाइल उसकी मेज पर रखी थी। मगर शौर्य की आंखों में उस वक्त जो चमक थी वो बदले की नहीं बल्कि उस सच्चाई की थी जिसने उसे कई रातों से सोने नहीं दिया था। उसने ठंडी लेकिन पक्की आवाज में जवाब दिया, मंत्री जी, आपको मेरी कुर्सी की चिंता है और मुझे उस इंसान की जवानी का हिसाब देना है जो मेरी जगह उन अंधेरी दीवारों के बीच सड़ता रहा।
याद रखिए, वर्दी नौकरी बचाने के लिए नहीं, सच बचाने के लिए पहनी जाती है। अगर सच की कीमत मेरी ये नौकरी है तो मैं आज ही इस्तीफा देने को तैयार हूँ। यही वो पल था जहां से एक दोस्त की दूसरे दोस्त के लिए वो लड़ाई शुरू हुई, जिसकी गूंज आज भी उस जेल की दीवारों में महसूस की जाती है। शौर्य ने उस दिन के बाद जैसे अपनी जिंदगी का हर पल अभिषेक के नाम कर दिया। जो अफसर कभी सख्त और बेरहम माना जाता था, अब एक ऐसा जुनूनी इंसान बन चुका था जिसे बस इंसाफ चाहिए था। उसने 5 साल पुरानी उन फाइलों को दोबारा निकलवाया जिन पर वक्त की मोटी धूल जम चुकी थी। ये कोई आसान लड़ाई नहीं थी, क्योंकि वो सियासी नेता अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था और सिस्टम ऐसे हर मामले से दूर भागता था जिसमें पहले से गुनाह कबूल किया जा चुका हो। लेकिन शौर्य पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने एक एक कर उन गवाहों को ढूंढ निकाला जो उस दिन कैंटीन में मौजूद थे और डर के मारे चुप हो गए थे। उसने उन सियासी गुंडों पर शिकंजा कसना शुरू किया जिन्होंने उस हादसे को शौर्य के खिलाफ हथियार बना लिया था। वो 6 महीने शौर्य की जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। वो खुद जांच टीमों को लीड करता, रात दिन एक किए रहता। वो 6 महीने सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थे, बल्कि शौर्य के अपने जमीर की सजा थे। हर पेशी पर जब वो कटघरे में खड़ा होता, उसे लगता जैसे आज इंसाफ की कुर्सी पर वो नहीं बल्कि अभिषेक बैठा है। उसे बार बार ये ख्याल अंदर से तोड़ देता कि कैसे उसने 5 साल तक अपने सबसे बड़े एहसानमंद को ही अपना दुश्मन समझ लिया। यही पछतावा उसे रुकने नहीं देता था। शौर्य ने साबित कर दिया कि सच को दबाया जा सकता है मगर मिटाया नहीं जा सकता। और जब दोस्ती का कर्ज उतारने के लिए एक जिद्दी दोस्त खड़ा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसका रास्ता नहीं रोक सकती। रात होते ही शौर्य अक्सर जेल की बैरक नंबर 4 के बाहर जाकर बैठ जाता। अभिषेक उसे देखकर कहता, शौर्य, तो अपनी जिंदगी क्यों मुश्किल में डाल रहा है? मैं यहाँ ठीक हूँ, मुझे सुकून है कि तू बाहर सुरक्षित है। लेकिन शौर्य तड़प कर जवाब देता, अभिषेक, जब तक तू यहाँ है मैं बाहर होकर भी कैद में ही हूँ। ये वर्दी मुझे चुभती है, ये खाना गले से नहीं उतरता। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे वो अभिषेक चाहिए जो गांव के स्कूल में ऊंची आवाज में बच्चों को पढ़ाया करता था। इन 6 महीनों में जेल के स्टाफ ने यह भी देखा कि एक आईपीएस अपनी ताकत दिखाने के बजाय एक आम सिपाही की तरह पुरानी लाइब्रेरी में बैठकर कानून की किताबें खगालता रहा। शौर्य ने अदालत में साबित कर दिया कि अभिषेक का गुनाह कबूल करना किसी दबाव में नहीं बल्कि दोस्त को बचाने की एक जज्बाती कुर्बानी थी। उसने वो फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की जो 5 साल पहले गायब कर दी गई थी। उससे साफ हो गया कि गोली चलाने वाला हाथ अभिषेक का नहीं था। फिर वो दिन आया जब जज ने अपनी कलम से अभिषेक की रिहाई का आदेश लिखा। जज के शब्द थे कि इतिहास में ऐसी दोस्ती बहुत कम मिलती है जहां एक इंसान ने दूसरे के सपने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी हो। अदालत में मौजूद हर आंख नम हो गई। रिहाई के दिन जब जेल का वो भारी लोहे का दरवाजा खुला, वहां कोई सरकारी तामझाम नहीं था, ना कोई सलामी। वहां सिर्फ एक इंसान खड़ा था, शौर्य। आज वो सादे कपड़ों में था, चेहरे पर थकान साफ थी, मगर आंखों में एक ऐसी जीत का सुकून था जो किसी बड़े ओहदे से नहीं मिलता। अभिषेक बाहर निकला तो तेज धूप उसकी आंखों में चुभ गई। 5 साल बाद वो खुली हवा में सांस ले रहा था। शौर्य ने आगे बढ़कर उसे वो सलाम किया जो उसने आज तक किसी मंत्री या बड़े अफसर को इतने दिल से नहीं किया था। अभिषेक घबराकर बोला, शौर्य, ये क्या कर रहा है? मैं एक कैदी हूँ और तू ऑफिसर है। शौर्य रोते हुए बोला, अभिषेक, ये सलाम उस इंसान के लिए है जिसका कलेजा इस दुनिया से बड़ा है। ये सलाम उस दोस्ती के लिए है जिसने मुझे इंसान बनाया। अगर तू नहीं होता तो शायद मैं आज भी एक बेरहम अफसर होता जिसके पास ओहदा तो होता मगर आत्मा नहीं। जब दोनों गाड़ी में बैठकर अपने गांव की तरफ चले तो पूरे रास्ते खामोशी रही, मगर वो खामोशी 1000 शब्दों से भारी थी। गांव पहुंचते ही शौर्य का बूढ़ा पिता सामने आया, वही इंसान जो कभी अभिषेक को अमीर और धोखेबाज कहा करता था। जैसे ही उसने पूरी सच्चाई सुनी, उसके पैरों से जान ही निकल गई। वो धड़ाम से अभिषेक के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, बेटा, मुझे माफ कर दे। मेरी जुबान गंदी थी। जिसने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी, मैं उसी को बुरा कहता रहा। मुझे माफ कर दे।
अभिषेक ने उसे फौरन उठाया, उसके हाथ पकड़कर बोला, चाचा, आप मेरे पिता जैसे हैं। पिता से कोई शिकायत नहीं होती। आपकी दुआओं की वजह से ही आज मैं और शौर्य साथ खड़े हैं। उस रात गांव के उस छोटे से कच्चे घर में किसी मेले के जैसा माहौल था, मगर वो खुशी शोर शराबे वाली नहीं थी, बल्कि दिल से निकली हुई कृतज्ञता वाली थी। अभिषेक ने तय कर लिया था कि अब वो जमींदारी या रुतबे की जिंदगी नहीं जिएगा, बल्कि शौर्य के साथ मिलकर उसी मिट्टी का कर्ज उतारेगा जिसमें वो पला बड़ा था। दोनों दोस्तों ने मिलकर गांव के उसी जर्जर से पुराने स्कूल को एक बड़े और अच्छे शिक्षा केंद्र में बदल दिया। अब वहां गरीब बच्चों को सिर्फ किताबें ही नहीं मिलती, बल्कि इंसान बनने का तरीका, सही गलत की समझ और दूसरों के लिए जीने का हौसला भी सिखाया जाता है। शौर्य जब भी अपनी वर्दी पहनता है और आईने के सामने खड़ा होता है तो उसे उसमें अपना चेहरा नहीं बल्कि अभिषेक की परछाई दिखाई देती है। वो जानता है कि ये वर्दी उसकी काबिलियत की नहीं बल्कि उसके दोस्त की उस बड़ी कुर्बानी की अमानत है जिसने अपनी जवानी के 5 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजार दिए। अक्सर लोग कहते हैं कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। कहते हैं कि पैसा हर रिश्ते को खरीद लेता है, लेकिन अभिषेक और शौर्य की ये कहानी हमें बताती है कि जब दो दिल सच्चाई से जुड़ जाएं, तो वक्त की कैद और हालात की जंजीरें भी उन्हें तोड़ नहीं पाती। अभिषेक ने अपनी आजादी देकर शौर्य का सपना बचाया और शौर्य ने अपना ओहदा दांव पर लगाकर अभिषेक का सम्मान वापस दिलाया। यही असली इंसानियत है जो कुर्सी और पद से कहीं ऊपर होती है। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, मगर असली जिंदगी वही होती है जो किसी और के काम आ जाए। अभिषेक के वो 5 साल बेकार नहीं गए, बल्कि उन्होंने एक ऐसा रास्ता बना दिया जो अब हर गरीब और मजबूर इंसान की ढाल बन चुका है। आज भी जब लोग उन दोनों दोस्तों को स्कूल के आंगन में बच्चों के बीच बैठा देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि जीत हमेशा सच और निस्वार्थ प्यार की ही होती है, चाहे उसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। याद रखिए, आपका पद आपकी पहचान नहीं होता, बल्कि वो काम आपकी पहचान होता है जो आपने बिना दिखावे के किसी के लिए किया हो। अभिषेक और शौर्य की ये कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रास्ता बनकर रहेगी, खासकर उनके लिए जो दोस्ती को सिर्फ एक शब्द समझते हैं, क्योंकि दोस्ती असल में वो रिश्ता है जो त्याग और समर्पण से पूरा होता है। और यही वो सच है जो उन जेल की दीवारों ने सबके सामने रख दिया कि इज्जत कुर्सी में नहीं बल्कि उस दिल में होती है जो दूसरों के लिए धड़कना जानता हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए पात्र, घटनाएं और पद वास्तविक व्यक्तियों या संस्थाओं से किसी भी तरह से संबंधित नहीं है। कहानी का उद्देश्य केवल भावनात्मक और सामाजिक संदेश देना है, ना कि किसी कानून व्यवस्था या व्यक्ति की छवि को ठेस पहुंचाना। धन्यवाद।